नमस्कार। एक बार फिर एक 4 साल की मासूम एक वहशी का शिकार हो गई। उस वहशी ने वहशीपन की सारी हदें तोड़ डाली और ये सब कुछ राजधानी दिल्ली में हुआ। ये पहला मामला नहीं है। देश में इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जहां बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, तमाम तरह के अत्याचार हो रहे हैं और तमाम तरह के यौन अपराध किए जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है? हम तो एक ऐसी सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं जो ज़्यादा साक्षर हो रही है, ज़्यादा संपन्न हो रही है, ज़्यादा इंक्लूसिव हो रही है, लेकिन उसके बावजूद ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। आज इसी पर हम बात करेंगे। दो मेहमान इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ उषा श्रीवास्तव जी बैठी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, पायनियर से आप आती हैं। आपका स्वागत है उषा जी। और रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ, एक जानी मानी वकील। सबसे पहले उषा जी आपसे, बच्चियों के साथ यौन अपराध, ये मामले रुक नहीं रहे हैं। देश की राजधानी में फिर ऐसा होता है और ये तो वो मामला जो सामने आ गया, वो मामले जो सामने ही नहीं आते। क्या मानती हैं आप, कहाँ जा रहा है हमारा समाज और किस तरफ बढ़ रहे हैं हम, किस सोच के साथ कहाँ जा रहे हैं हम? मैं ये बताना चाहूँगी लोगों को, मैं संपादक हूँ और बहुत से हर तरफ से मतलब हमारे पास खबरों का रोज इस तरह का खबरों का एक फ्लो आता है, एक सिलसिला आता है और हम लोगों ने इस पे बहुत गौर किया है, बहुत ज़्यादा। मतलब इसको लगातार ये चिंता का विषय हमारे लिए कि ये जो अपराध है, एक तो बहुत कम उम्र की बच्चियां इनके शिकार हो रही हैं जी। और सिर्फ दिल्ली नहीं, अगर आप देखेंगे तो जिंद में अभी कल ही हुआ है, उसके ठीक पहले रोहतक में हुआ था, इसके अभी थोड़े दिन पहले यूपी में हुआ था। तो दिल्ली एनसीआर जो कि कहा जाता है कि हम बहुत मॉडर्न लोग हैं, बड़े एक अच्छी सोच के साथ हम यहाँ पे रहते हैं, हर सुविधाएं हमें वो है, लेकिन इस पे हम लोग ने बहुत गौर किया तो हम लोग ने एक चीज़ पाई कि ये जो बच्चियां हैं जिनको ये शिकार बना रही है, ये बहुत अधिकतर इसमें जो केसेस हैं वो छोटा जो तबका है, जो ज़्यादा सुरक्षा जिनको नहीं है, जो मतलब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली लड़कियां, या अधिकतर में जो लोग इनको अपना शिकार बना रहे हैं, जो रेपिस्ट हैं, वो मतलब उस तबके से आते हैं जो मतलब निरक्षर हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये देखने वाली बात है कि इनको हम सुरक्षा कैसे मुहैया कराएं। आप जितने भी केसेस को देखिए, अगर 10 केसेस आ रहे हैं तो 10 में से 4, 5, 6 केसेस जो हैं वो इस क्लास में हो रहे हैं। अब दिल्ली में जितने, अगर आप पिछले जो भी एक उस पर तफसील से अगर आप ध्यान दें तो अधिकतर लड़कियां उस वर्ग की हैं जो माँ बाप गरीब हैं, काम पे निकल गए, पूरे समय मतलब बगल में बच्चियां खेल रही हैं, रात में वो बाहर सो रहे हैं उनके घर में, मतलब तो वो जो मतलब लोग हैं उनके साथ ज्यादा उनकी बच्चियां वो हो रही हैं, शिकार बन रही हैं। ये एक देखने वाली बात है। हमारे साथ रेखा अग्रवाल जी हैं, जो कि एक वकील हैं। रेखा अग्रवाल जी, अगर हम कानूनों की बात करें तो क्या ये सिर्फ एक कानून का मामला है? कानून तो हम दिन पर दिन कड़े कर रहे हैं, लेकिन क्यों इस तरह से छोटी बच्चों को मतलब शिकार बनाया जा रहा है? और ऐसे मामले कितने प्रकाश में आते हैं, ये भी एक बात है। भले ही वो अब ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हो, इसमें भी कोई शक नहीं है जी। क्या देखिए, जहाँ तक कानून की बात है तो कानून तो पहले भी थे, बिल्कुल। और ये बात अलग है कि 2013 के अंदर जहाँ पर बच्चियों की अगर हम बात करते हैं तो पॉक्सो कानून जो स्पेशली बच्चों के लिए बना, उसके पहले भी कानून था। अगर ये नहीं बनता तो भी जो इंडियन पीनल कोड है वो अपने आप के अंदर ही पूरा पर्याप्त था ऐसे मामलों को डील करने के लिए। परंतु जब हमारी सरकार ने रियलाइज किया कि ऐसे यौन उत्पीड़न के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो 2013 के अंदर एक विशेष करके कानून बन गया। आपने मेरे को सवाल पूछा कि क्या कानून ही सब कुछ है इसके लिए? ये मेरे ख्याल से एक मनोविज्ञान का विषय ज्यादा बन जाता है और एक सोशियोलॉजी का इशू बन जाता है। और जैसे मैडम ने भी कहा, अभिषा जी ने भी कहा कि कौन से तबके के लोग हैं जिनके अंदर इस तरह के घिनौने अपराध हो रहे हैं। छोटे वर्ग की लड़कियां हैं, यानी कि लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी की झुग्गी झोपड़ियों के अंदर हो रहे हैं, और जो करने वाले जो अपराधी हैं वो भी उसी लेवल के हैं। जैसे कई बार होता है कि कोई रिक्शा चलाने वाला है जो फाइनेंशियली बहुत ही पिछड़े वर्ग का है, निरक्षर है। परंतु इसके साथ साथ मैं एक जो बात यहाँ पे कहना चाहूंगी कि ये विषय तो है ही कि क्यों इस तरह के मनोविज्ञान का विषय है ही। इसके साथ जो बहुत दुख की बात जो ये है कि ये तो वो विषय है, जो अपराध है जो सामने आ जाते हैं, बिल्कुल। परंतु यौन अपराध, और वो भी बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ भी, लड़कों के साथ भी जो बहुत ज्यादा होते हैं। सोडोमी का जो हम अपराध अखबार में रोज पढ़ते हैं कि फलाने लड़के के साथ सोडोमी हुई, तो ये ऐसे क्राइम जरूरी नहीं है कि सिर्फ लोअर स्ट्रेटा के अंदर ही हो रहे हैं। बहुत ज्यादा अपराध तो ऐसे जो रिपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं। और हमारे जो आंकड़े वो ये भी बताते हैं कि सबसे ज्यादा अपराध
घर के अंदर ही होते हैं, और जो इस तरह के सेक्सुअल ऑफेंसेस जो होते हैं, यौन अपराध जो होते हैं, जो घर में ही होते हैं, भले वो लोअर तबके के लोग हों, चाहे मिडिल क्लास हों, चाहे हायर वर्ग के लोग हों, हर जगह इस तरह के अपराध हो रहे हैं। सिर्फ बात यह है कि कौन से जो वर्ग के लोग जो हैं उसके अंदर हिम्मत कर रहे हैं उसको बताने के लिए। लगता है कि बताने की हिम्मत तो बहुत कम लोग करते हैं, शायद ये अपने आप ही जब सामने आ जाते हैं, जैसे किसी की हत्या ही हो गई, तो जैसे छोटी सी लड़की का यौन उत्पीड़न भी हुआ और उसके बाद में उसका कत्ल कर दिया गया, तो उसका जो शरीर है वो कहीं पे कुछ झाड़ियों के अंदर मिला। इस तरह के किस्से अब ज्यादा पड़ते हैं। तो जो एक हायर सोसाइटी के अंदर होते हैं या जो साइकोलॉजिकल सोशलॉजिकल इश्यूज होते हैं, उनकी वजह से तो कई बार तो ऐसे अपराध जो है अच्छे से अच्छे घरों के अंदर, अगर हम फाइनेंस को, फाइनेंशियल स्थिति जो है, अगर उसको अपना कोई बेंचमार्क मानते हैं, तो ऐसे केसेस तो है जो रिपोर्ट ही नहीं होते। अच्छा उषा जी, जैसे आप खुद कह रही हैं कि मतलब जान पहचान के लोग, बहुत घर के आसपास रहने वाले लोग, पड़ोसी, ये फैक्ट है कि वही लोग होते हैं जो इसमें शामिल होते हैं। मुझे ये बताइए कि कहाँ गया हमारा समाज, और खास तौर से जैसे कि पढ़ रहे हैं हम लोग कि जो ग्रामीण इलाके हैं, छोटे कस्बे हैं, छोटे शहर हैं, वहाँ सबसे ज्यादा हो रहा है, बहुत हो रहा है। तो वो जो हमने एक कल्चर डेवलप किया था ओवर द इयर्स, वो वहां से कहाँ गायब हो रहा है? मतलब शहरों की बात तो चलो अभी बाद में करते हैं, पर यहाँ से वो चीज कहाँ जा रही है? घर और उसके बीच में जो एक रिश्ते नातेदारी हम लोग बेटियों को अपनी बेटी सब कह के मान के चलते थे, उनको सुरक्षा देते, वो वाली बात कहाँ चली गई? देखिए नीलम जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि सांस्कृतिक प्रदूषण एक शब्द था जिसको लेकर बड़ी आलोचना भी की गई कि नहीं, ये खास विचारधारा के लोग इस चीज को प्रमोट करते हैं, सांस्कृतिक प्रदूषण जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन अगर आप देखिए तो जो भारत में जो एक सोसाइटी थी, एक घर थी, एक कल्पना थी, मॉरल वैल्यूज के साथ बच्चे बड़े होते थे। एक मतलब सीधे से बताया जाता था कि आपका ये रिश्ता ये है, ऐसे ऐसे, और लोग एक जॉइंट फैमिली के साथ बढ़ते थे, और उस समय भी ऐसा नहीं था कि होती थी चीजें, वो बहुत दबी रहती थी। लेकिन अब उस तरह से बच्चों को, मतलब मुझे भी ये महसूस होता है कि शायद हम कहीं उनको जो बढ़ाते हैं, तो इतनी मॉडर्न सोच और इतनी मॉडर्न उसके साथ हम उनको बढ़ाते हैं कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं छूट रही हैं, मतलब बच्चों में हमारे, या इवन जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ नहीं है कि आप ठीक है, आप उनको दुनिया भर की चीज़ें दीजिए आप, क्योंकि अब समय के साथ चलना है, वो सब लोग जानते हैं। लेकिन कम से कम उनको आप ये सोच भी बताते रहिए कि भाई ये चीज़ें हैं, ये जरूरी, आप इस तरह से व्यवहार करिए। आपके पेरेंट्स हैं, आपके चाचा हैं, आपके ताऊ हैं, मतलब मैंने ये भी देखा है कि अगर फैमिली में कुछ आपके रिश्तेदार आ जाते हैं तो बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते उनके साथ, तो आपको उनको उस रिश्तों का मान भी रखना, बताना होगा, तभी ये चीजें जो फैमिली के अंदर होती हैं, जैसे आप देखती हैं कि भाई ने बहन का रेप किया, फादर ने बेटी को मतलब उस तरह से किया, कितनी चीजें आती हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक वो खत्म हो गया है कि ये हमारी मतलब घर की लड़की है या पड़ोस की लड़की है, इसका या भी कोई मान सम्मान तो है, वो हमारा ही है। घर के अंदर ही वो सोच नहीं है। आप घर के अंदर जो बच्चियां हैं, या आपके साथ जो लोग रह रहे हैं, या आपकी कजन आके रहती है, बिल्कुल, तो आप उसका अगर सम्मान नहीं कर पा रहे, तो सीधी सी बात है कि वो समाज में वो रिफ्लेक्ट होता ही है। रेखा जी, जैसे अभी हम जानते हैं कि किशोर जो जस्टिस सिस्टम है उसमें बदलाव किया गया, हाँ जी, परिभाषा में कि भाई किशोर कौन है। लेकिन एक बात तो देखने की ये भी आप मानेंगे कि आप भले ही कानून कड़ा कर दें उनके प्रति, पर सवाल ये, जैसे कि अभी ये कह रही है कि वो कहाँ, कौन से परिवेश में हम उससे बड़ा कर रहे हैं। गलती उसमें पूरी उसकी भी नहीं है, उस परिवेश की भी तो गलती है जो उसे ना तो सिखा रहा है, ना बता रहा है, ना शिक्षित कर रहा है ना। तो सिर्फ एक कानून में परिभाषा में बदलाव करके आप अचीव नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि इसके अंदर लगता है कि कलेक्टिव फेलियर, सामूहिक तौर के ऊपर हम लगता है कि हम लोग सब कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी के अंदर कहीं पर हार गए हैं, भले वो हम माँ बाप का रोल हो या कोई टीचर्स का रोल हो। बिल्कुल। तो जब जो समाज को बढ़ाने वाले लोग हैं, जिसकी वजह से समाज बनता है, अगर उनकी खुद की जो फाउंडेशन है, पहली बात तो जो माँ बाप है, अभिभावक है, या जो शिक्षक है, अगर उनकी खुद की नींव इतनी ज्यादा कमजोर है, तो उसके अंदर हम कौन से युवक और युवतियों को एक आइडियल जो है उनको हम अपब्रिंगिंग दे सकेंगे। तो जहां पर आपकी नींव ही कमजोर हो, तो समाज के अंदर जो एक नैतिक पतन जो हम देख रहे हैं, वो कानून पूरा नहीं कर सकेगा। और मैं यहाँ पर इस कानूनी प्रणाली का हिस्सा हूँ, प्रक्रिया का हिस्सा हूँ, परंतु फिर भी अपने आप को एक बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करती हूँ और अपने आप को विफल महसूस करती हूँ कोर्ट के अंदर, जब इस तरह के केसेस मेरे सामने आते हैं। और
कई बार तो ऐसा होता है कि आंख मिला के बात करने की हिम्मत नहीं होती कि हम जिसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं पर उसकी गलती तो है ही, परंतु कहाँ उसको हमने गलती करने के लिए छोड़ दिया। तो वहां पर एक कलेक्टिव, जब तक हमारे अंदर एक सामूहिक तौर के ऊपर एक रिफॉर्म नहीं आएगा तब तक ये सारे कानून कितने भी बनते रहे, ये कानून सिर्फ किताबों के अंदर रह जाएंगे और कोर्ट कचहरी के अंदर केसेस जो हैं उनकी तादाद बढ़ती रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा रेखा जी ने कि आप आंख मिलाकर कैसे देखेंगे उसको भी जिसने अपराध किया है, क्योंकि हमने उसे एज अ सोसाइटी क्या दिया, ये बहुत मैटर करता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। 1090 विमेन पावर लाइन, एक ऐसी योजना जिसने यूपी की मां, बहनों और बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। महिलाओं के लिए विमेन सेफ्टी ऐप भी बनाया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश की सारी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई। अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे। बुखार हो तो पैरासीटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के एमबीबीएस हो भाई। These days, it's important to have an updated resume. Here's mine. Praful Kumar, Major Praful Kumar, Para Special Forces. 3 years served in a hostile zone. Tough assignment. Special service in J&K. Made some friends there. Combat free-fall specialist. Willing to shed blood. As you can see, I wear my heart on my sleeve and my resume on my uniform. Which other company lets you do that? We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, हमारे रास्ते आगे बढ़ रहे हैं, उस पर महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं, बाहर जा रही हैं, काम कर रही हैं, पढ़ रही हैं। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां महिलाएं आ नहीं रही? पर क्या यही वजह है जिसकी वजह से एक चुनौती कहीं पुरुषों को मिल रही है और ये भी कहीं कारण बनता है? आइए बात करते हैं। 2 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। लोगों की जीवन शैली बदली, सब कुछ बदला, लेकिन सोच विचार उस हद तक नहीं बदला। ऐसा नहीं हम कह रहे कि नहीं बदला, लेकिन उस हद तक नहीं बदला। आज भी पुरुषों में वो एडवेंचरिज्म की स्पिरिट है, आज भी वो स्पिरिट है कि साहब हम कुछ भी करके निकल सकते हैं। निर्भया के जो दोषी है, उन्होंने कहा कि साहब सबक सिखाने के लिए हमने किया कि इसने हमें रेजिस्ट कैसे किया, हमें चुनौती कैसे दे दी। ये वाली जो बात है, इसको आप कैसे देखती हैं? क्या हम इसे मिटा पाएंगे कभी? जरूर मिटा सकते हैं। मतलब मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी। लेकिन जो लोग इस तरह, हमें ये भी देखना होगा कि बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि ये गलत है। मतलब जो पुरुष हैं, जो करते हैं, उनकी संख्या होगी, मान लीजिए कि 15-20% जी, लेकिन 80% लोग ऐसे भी हैं जो उसको गलत कहते हैं। बिल्कुल तो वो मतलब सिर्फ इसको ये मुझे लगता है कि इसको महिला और पुरुष इस खांचे में ना बांट के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पुरुषों की भी होनी चाहिए कि भाई देखो,
आप ये गलत कर रहे हो। जैसे एक मैं आपको एक इसी संदर्भ में बताना चाहती हूँ कि जो हमारे क्राइम रिपोर्टर्स हैं वो ये चीज़ बताते हैं कि जब इस तरह के निर्भया जैसे कांड करके जो लोग जाते हैं जेल में, तो वो क्रिमिनल्स जो कि बहुत हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं, वो उनके साथ बहुत खराब बर्ताव करते हैं। वो उनको बोलते हैं कि आप इतना खराब काम करके आए हो तो तुम इसी के लायक हो। अच्छा। तो इस तरह की चीज़ अगर ये पुरुष भी इस जिम्मेदारी को संभाल लें कि भाई देखो ये गलत है, ये तुम जो कर रहे हो ये सोच गलत है और ये आप जो कर रहे हैं उसका ये खामियाजा भुगतना होगा, तो वो एक मैसेज अगर वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं से जाने लगे। और दूसरी चीज़ एक मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो हम लोग मीडिया के लोग हैं, सोशल मीडिया एक बड़ा फैशन है कि ऐसा कुछ करो और तुरंत आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दो। ये जो चीज़ है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक रिस्ट्रिक्शंस, एक थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, आप इसको बांध नहीं सकते, बहुत बड़ी बहस एक हो चुकी है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा फैशन चल गया। जैसे आपने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो तो वो उसको भी अगर थोड़ा सा हम कहीं ना कहीं संभाल लें थोड़ा सा, मतलब थोड़ा एक संभालें उसको, तो इनको कहीं रोका जा सकता थोड़ा रोका जा सकता है। जी। रेखा जी, जिस तरह से जितने अपराध हो रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, आप जैसे कह रहे हैं कि रिपोर्ट तो होने लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत कम है। तो क्या कारण है इसका? बहुत से लोग जो हैं आउट ऑफ कोर्ट जाके सेटल कर लेते हैं, लड़कियों को उस पर दबाव बनाया जाता है कि केस वापस ले लो। अभी भी हमने देखा कि एक मामला ऐसा ही प्रकाश में आया जिसमें दोबारा उसके साथ रेप किया गया, इसलिए किया गया कि केस वापस कर लो। तो ये जो चीजें हैं इनको किस तरह से आप देख रही हैं? देखिए, बहुत कारण है इसके। पहली बात तो यह है कि चाहे उसको अच्छा माने चाहे गलत माने, हमारा जो संविधान कहता है कि कोई भी जो व्यक्ति जो कोर्ट के अंदर जिसके ऊपर कोई केस लग जाता है, वो आरोपी जो है वो आरोपी उसको निर्दोष माना जाता है जब तक इसको दोषी कानून से सिद्ध नहीं कर दिया जाता, चाहे उसके अंदर कितना भी समय लग जाए। तो जो हमारी कोर्ट की जो प्रक्रिया है, जो ऑफ कोर्स एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हमारे एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल राइट है कि हम प्रोटेक्टेड हैं। एक कोई तालिबानी देश नहीं है कि जहां पर किसी के अंग काट दिए और उसको सजा दे दी गई। तो जो ट्रायल्स का जो सिस्टम है जो एक हर व्यक्ति को मिलता है, और ऐसे कई ऐसे लोग भी होंगे जो निर्दोष होते हैं और वाकई के अंदर कोई गलत केस के वजह से कोर्ट के अंदर फंसे होते हैं, तो उन लोगों को जो है सजा से मुक्ति भी मिलती है। तो एक तो जो हमारा लंबा ट्रायल सिस्टम है, जिसके दोनों पहलू हैं, अच्छा भी और बुरा भी है, कि बहुत लंबा समय लग जाता है। कुछ जिस तरीके से बहुत सारे कानून बने हुए हैं कि जो रेप के जो केसेस हैं या जो यौन उत्पीड़न के जो केसेस हैं, उनकी किस तरीके से उनकी ट्रायल होनी चाहिए कोर्ट के अंदर, तो उसकी वजह से क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है, बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है जहां पर जो विक्टिम है, जो ऑफकोर्स अब तो हम उसको सर्वाइवर कहते हैं, उसको कोई भी तरह की जो है कि शर्म नहीं महसूस हो कोर्ट के अंदर, उसको बेफजूल के सवाल नहीं पूछे जाएं, जो गलत लोगों का उसको सामना नहीं करना पड़े। परंतु उस अज्ञान की वजह से जो है कई बार जो विक्टिम्स हैं वो कंप्लेन नहीं करते हैं और सोचते हैं कि भाई ये तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, या फिर उसको आखिर में जाके आउट ऑफ कोर्ट कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। बहुत वजह हो जाती है समाज के अंदर एक बदनामी जो जिसको हम कहते हैं कि भाई ये लड़की जो है ये कंप्लेनेंट है, इस केस के अंदर ये प्रोसिक्यूट्रिक्स है, तो प्रोसिक्यूट्रिक्स का वो जो नाम उसके ऊपर जो लग जाता है, भले उसको सरकारी वकील मिलता है, परंतु कोर्ट कचहरी के धक्के खाना, बिल्कुल बार बार जाना, तारीख पड़ जाना, फिर जो एक समाज के अंदर उसके ऊपर उंगली उठाई जाती है कि भाई इसने तो देखो ये वो लड़की है जिसके साथ बलात्कार हुआ, या ये वो लड़की है जिसने हिम्मत करी ये केस करने की, तो उसको कोई उसकी दाद नहीं देता है, उसको एक जैसे कहते हैं उसके ऊपर एक स्पॉटलाइट पड़ जाती है, जबकि होना उल्टा चाहिए, उस अनकंफर्टेबल फीलिंग से। और कई बार ऐसा भी होता है कि यंग लड़कियां होती हैं, आगे अपने बढ़ना है, करियर देखना है, शादी देखनी है, माँ बाप भी सोचते हैं कि अरे भाई ये कोर्ट कचहरी भुगतती रहेगी कि अपने ससुराल के अंदर जाएगी, ससुराल वाले क्या सोचेंगे। कई बार गरीबी जो होती है एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है, फाइनेंशियल कंसिडरेशन जो होता है, अरे भाई कोर्ट कचहरी भुगते कि ना कोई पैसा ले दे के इस मामले को खत्म करें। तो ये एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो मैंने खुद देखा है एक वकील होने के नाते, कई बार मैं कंप्लेनेंट के लिए होती हूँ और कई बार मैं अक्यूज्ड के लिए होती हूँ, वहां पर मैं हैरान हो जाती हूँ कई बार देख के कि मुझे लगता है कि अच्छा भला कोर्ट के अंदर केस चल रहा था और लगता है कि इस लड़के को सजा होगी, जिसने अपराधी जो है उसको सजा होगी, परंतु अगले दिन पता चलता है कि बयान जो है वो पलट दिया जाता है और आउट ऑफ कोर्ट कहीं पे सेटलमेंट हो जाता है। तो इसके बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से जो एक कन्विक्शन रेट जो है वो एक नजीर नहीं बन पाता है और रादर एक मजाक से बन जाती है कि देखो तुमने कोर्ट में गए तो तुम्हें मिला क्या, आखिर के अंदर मिला क्या। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और तुरंत हाजिर होते हैं, फाइनल कमेंट्स लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1 2 3 अरे 4। ये काम के समय गिनती किस लिए? कोई खास बात है का? हाँ है ना, अपने महात्मा गांधी नरेगा में अब बहुत से नए काम जुड़ गए हैं। जैसे वर्मी कंपोस्टिंग और वृक्षारोपण, जैसे मुर्गी और बकरी पालने के लिए शेड बनाना और मछली पालन। और इतना ही नहीं, बाढ़ नियंत्रण और लघु सिंचाई जैसे और भी कई काम। तो खास बात हुई ना। भाई भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई। अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे। बुखार हो तो पैरासीटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के एमबीबीएस हो भाई। धन्यवाद मेरे मिड डे मील के लिए। धन्यवाद मेरे गांव को सड़क से जोड़ने के लिए। धन्यवाद मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए। धन्यवाद मेरा रिटायरमेंट सुरक्षित करने के लिए। धन्यवाद मेरी फसलों के बीमा के लिए। आप सभी टैक्स पेयर्स का कोटि कोटि धन्यवाद। हमेशा की तरह अपना आयकर रिटर्न फाइल करना ना भूलें। आखिरी तारीख 31 जुलाई 2016। अक्सर ये भी देखा गया है कि महिलाओं के खिलाफ ये जो बढ़ता हुआ यौन उत्पीड़न है उसमें किशोर बहुत बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। क्या कारण है इसका, शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे फाइनल कमेंट्स के तहत। उषा जी, क्यों किशोरों में ये प्रवृत्ति ज़्यादा देखी जा रही है? मतलब मुझे ये लगता है जो ये पहले इतना एक्सपोजर नहीं था। मतलब उस कम उम्र में जब 9, 10, 8 मतलब बच्चे ही समझे जाते थे। जब तक कि आप इंटर में ना चले जाए तब तक वो बच्चा होता था। फर्स्ट ईयर इंटर में जाने के बाद उसको माना जाता था कि चलो बढ़ो। अब क्या है कि आप 8, 7, 9 उनकी पूरी दुनिया उनके सामने होती है। और माँ बाप अधिकतर ऐसा होता है कि माँ बाप दोनों जॉब पे हैं, दोनों, और कोई केयर टेकर है घर में, वो उसको किस तरह से फीड कर रहा है या उसको किस तरह से वो चीज़ों को परसीव कर रहा है। तो उसको जो प्रॉपर जो गाइडेंस होती है ना, मतलब बहुत से बच्चे जो मैंने देखा है, बहुत बड़े अच्छे घरों के बच्चे, वो उनको समझ ही नहीं आता कि कौन सी दिशा ठीक है। मतलब उनको कोई बताने वाला नहीं होता, दादा दादी साथ नहीं रहते, लोग साथ में नहीं रहते, पूरा घर खाली है, कोई मतलब पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है, वो हर मांग उनकी पूरी करते जाते हैं। उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो उससे गुजरता है, रोज़ गुजरता है, दोस्त उसको और उसमें करते हैं। तो उन सारी चीज़ों से वो इतना कंफ्यूज रहता है। और वो जो एक होता है ना कि एक्सपीरियंस करना है, मतलब ये भी कर लेते हैं कि ये भी कर लेते हैं, कोई रोक टोक है नहीं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है वो एक कारण है। वो एक कारण है। चलते चलते रेखा जी, खास तौर से हम देख रहे हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि फैमिलीज में इस तरह की रोक टोक नहीं है या किशोर को पता ही नहीं है उसे क्या करना है क्या नहीं। क्या कहेंगे आप फाइनल कमेंट्स में, किस तरह से हम इन प्रवृत्तियों को काबू में ला सकते हैं? कानून का डेटरेंट आज हमारे पास है, बहुत कड़ा कानून है, लेकिन उससे डरने की एक प्रवृत्ति भी तो कहीं आए कि आप उससे डरे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो पकड़े जाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, और इसके लिए एक पॉजिटिव दिशा के अंदर हमको सोचना पड़ेगा। सबसे बड़ा कारण जो है अज्ञानता है। जैसे उषा जी ने भी कहा कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, एक जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो टूट गया है, बच्चों को पूरी समझ ही नहीं है, वो उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। कुछ कारण तो मैं कहूँगी कि इंटरनेट जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबके पास में, मोबाइल फ़ोन है सबके पास में, आजकल आईपैड है, कंप्यूटर है, पोर्नोग्राफी जैसी चीज़ें, जो चीज़ें बच्चों को एक सही उम्र के अंदर शायद किसी को देखनी चाहिए और इतनी कच्ची उम्र में नहीं देखनी चाहिए। जैसे कहते हैं हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो वो जो अज्ञानता जो है उनको इस गलत रास्ते के ऊपर ले जाती है। कानून का डर नहीं है, कानून के बारे में ज्ञान नहीं है। तो जब तक हम एक जैसे कहते हैं कि सबको एक सही कानून के बारे में नॉलेज नहीं देंगे, सब क्लासेस के अंदर, स्कूल के अंदर मॉरल टीचिंग तो होती है, मॉरल साइंस का एक लेक्चर है उसको कंपलसरी करना चाहिए। साथ साथ एक जो सेक्स एजुकेशन है
और साथ साथ एक कानून का, इन दोनों चीजों के बारे में जब तक हम बच्चों को, अपनी किशोर पीढ़ी को, जो हमारे आगे के नागरिक बनने वाले इस देश को चलाएंगे, इस अगर युवा पीढ़ी पर अगर हम अभी लगाम नहीं लगाएंगे तो बिल्कुल बेलगाम घोड़े की तरह ये पता नहीं इस देश को कहाँ ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो उम्मीद तो हमें यही करनी चाहिए कि हम एक समाज के तौर पर अपने आप को सक्सेसफुल बनाएंगे, सफल बनाएंगे, वो समाज जो महिलाओं के लिए भी धड़कता है, जिसका दिल और जो अपनी महिलाओं को सुरक्षित रखता है। उम्मीद ऐसी ही करनी चाहिए। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।